Good morning, dear students. Today I am going to start new chapter 11 History, the Gupta Empire and After New Empires and Kingdoms. नए राज्य और नए राजा और नए राज्य के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हम इस लेसन में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी कैसे आई और उसके बाद में कौन कौन से एम्परर्स जो हैं वो आए थे। The classical age of Indian culture, religion, literature, arts, architecture and science is known as the golden age of India. वास्तुकला और धर्म साहित्य विज्ञान को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस टाइम की जो जानकारी के कई सोर्सेज हैं, प्राथमिक ग्रंथ को सबसे जो प्रामाणिक रिसोर्स है उसके रूप में माना जाता है, जिसमें एक प्रकार विशेष प्रकार का जो है वो इंस्क्रिप्शन भी शामिल है, जिसे हम प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में, किसी व्यक्ति या घटना की प्रशंसा में उसे प्रशस्ति कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी मौर्य काल के दौरान कई पॉलिटिकल हलचल हुई, लेकिन बाद में 200 वर्षों की जो टाइम पीरियड था, उसके दौरान फिर से एक अलग प्रकार का जो है एम्पायर बना, जिसे गुप्ता डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इस डायनेस्टी में 3 एम्परर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त 2। नाउ वी रीड अबाउट द चंद्रगुप्त 1. चंद्रगुप्त 1 came to power by marrying in a royal family. चंद्रगुप्त वन जो था, प्रथम जो था, शाही परिवार में उसने शादी करके सत्ता में आया था। Soon after assuming the throne, he extended the boundaries of his empire and assumed the title Maharajadhiraja, meaning the great king of kings. उसने जैसे ही सिंहासन संभाला, जैसे ही सिंहासन पर बैठा, उसके तुरंत बाद उसने क्या किया, उसने अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को जो है काफी इंक्रीज किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई, जिसका अर्थ था महान राजाओं का राजा। और उसका जो एम्पायर था वो मगध के बाहर की जो बाउंड्रीज थी उन वहां से लेकर के दक्षिण में साउथ में जो गंगा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। Chandragupta I was succeeded by his warrior son Samudragupta in CE 335. Samudragupta was a true warrior and was actually chosen by his father among to his brothers. जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उसके वो बहुत वॉरियर, एक वॉरियर था वो, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक योद्धा था वो। वॉरियर मीन्स योद्धा, योद्धा था वो, एक वॉरियर था। और उसके जो फादर थे चंद्रगुप्त, उन्होंने अपने वॉरियर सन को 335 CE में अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो वो एक सच्चा योद्धा था और उसे अपने पिता द्वारा अपने भाइयों के बीच जो है चुना गया था। अपने 40 ईयर्स के शासन में उसने अपना एम्पायर जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलाया था। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। इलाहाबाद या प्रयाग में एक अशोकन पिलर है जिस पर स्पेशल इंस्क्रिप्शन लिखा है, वो भी ब्राह्मी लिपि में। आपको ये एक ब्लैक कलर का बॉक्स सा दिख रहा है, ये लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन। ये लैंग्वेज दूसरी है, ब्राह्मी लिपि जिसे बोला जाता है। ये संस्कृत की एक लिपि होती है। इसे प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में इसी से हमें पता चलता है। ये समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी का जो है मेन सोर्स है। ये इंस्क्रिप्शन लगभग 1700 साल पहले हरिसेना द्वारा रचित संस्कृत कविता के रूप में। अब हरिसेना कौन थे? हरिसेना जो थे वो चंद्रगुप्त का जो दरबार था, कोर्ट था, उसके एक पोएट थे, दरबारी कवि थे। तो हरिसेना ने 4 तरह के रूलर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है, जिनके लिए समुद्रगुप्त की पॉलिसीज कैसी थी ये हम पढ़ते हैं। आर्यव्रत कॉन्क्वेस्ट। आर्यव्रत के लिए जो रूलर थे वो टोटल 9 रूलर थे, जिनको वहां से हटा दिया गया था और समुद्रगुप्त ने पूरा एम्पायर अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद आता है दक्षिणपात, यानी कि दक्षिणपात के रूलर जो थे वो हार गए थे और उन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्त के हवाले कर दिया था और तब समुद्रगुप्त ने उन्हें दोबारा रूल करने की परमिशन दे दी थी। कॉन्फेडरेसी कॉन्क्वेस्ट। पड़ोसी राज्य जो थे जैसे आसाम, बंगाल, नेपाल में जो भी लोग थे वो समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को है फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया था और कोर्ट, उसका जो कोर्ट था उसको भी वो अटेंड करते थे और उसके लिए वो चीज़ें लेकर के आते थे।
फ्रंटियर किंगडम्स एंड ट्राइब्स। यहाँ के रूलर्स ने बोला कि वो अपनी बेटियों की शादियां जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के लोगों से करवा सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे कम्युनिटीज़ में मैरिजेस होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ आप एक मैप देख रहे हो। इस मैप में जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये उस टाइम के सिटीज़ हैं, और जो ये रेड रेड आप डॉट्स देख रहे हो, इन डॉट्स को, इन एरियाज़ को जो गुप्ता डायनेस्टी थी उन्होंने अपने अंडर किया था। इनके ऊपर मतलब उन्होंने विजय हासिल की थी। समुद्रगुप्त द रूलर, जो इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि द रेज आर्म ऑफ द अर्थ प्रोक्लेमिंग एट इट वर द फेम ऑफ समुद्रगुप्ता। मतलब जैसे पृथ्वी की उठी हुई भुजा है वैसे ही समुद्रगुप्त की ख्याति है, मतलब कि वो इतना फेमस है। और जो हरि सेना था उसने उसे कंपेयर किया था, जो लिजेंडरी म्यूजिशियन थे उनके साथ में कंपेयर किया था, और क्वाइन पर उनकी एक वीणा बजाते हुए उनको शो किया गया है। और उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक था, बहुत अट्रैक्टिव था, जो कि इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद, तीर लगने के बाद, भाले तलवारों के साथ निशान, सैकड़ों निशान होने के बावजूद, उनकी बॉडी पे सैकड़ों निशान होने के बावजूद भी सौंदर्य से भरपूर था। जीनियोलॉजी, जो प्रशस्ति लिखी जाती थी प्रेज़ में, किसी की प्रेज़ में, उसमें जो उनके एंसेस्टर्स होते थे, मतलब जो उनके पूर्वज होते थे, उन्हें भी वो डिस्क्राइब करते थे। इसमें समुद्रगुप्त के ग्रैंडफ़ादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, मदर को भी डिस्क्राइब किया गया है, मतलब इसमें उनके बारे में भी बताया गया है। समुद्रगुप्त की जो मदर थीं, कुमारा देवी लिच्छवी, वो लिच्छवी गण से बिलॉन्ग करती थीं। उनके फादर चंद्रगुप्त जो हैं, वो गुप्त डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, और उनके ग्रैंडफ़ादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर को महाराजा बोला जाता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने फर्स्ट टाइम अपने टाइटल में महाराजाधिराज जो है वो चूज किया था। नाउ वी रीड अबाउट द चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त जो हैं वो पहले उनके उससे पहले उनके बड़े भाई रामगुप्त जो थे वो गद्दी पर बैठे थे, और जिन्होंने कुछ साल ही रूल किया था, उसके बाद में चंद्रगुप्त रूल इस पे बैठ गद्दी पे बैठ गए थे। उनके बारे में हमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन से पता चलता है। इन्हें मोस्टली विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो उज्जैन था, उज्जैन को अपनी इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया था, और पाटलिपुत्र जो है इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। विक्रमादित्य जो है वो कला और साहित्य के प्रेमी थे और संरक्षक थे। उनके दरबार में महान नाटककार कालिदास और महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो थे वो शामिल थे। एक चाइनीज ट्रैवलर था फाहसीन, जो विक्रमादित्य के दरबार में आया था, उसने उस दरबार का कोर्ट का दौरा किया था, और फाहसीन ने अपनी बुक में लिखा है कि राजा ने कभी भी मांस नहीं खाया और कभी शराब नहीं पी, और उसने जो लैंड टैक्सेस था, भूमि कर को भी खत्म कर दिया था। बाद में गुप्त शासनकाल में, गुप्त डायनेस्टी में सेंट्रल एशियन नोमैडिक्स जो थे उन्होंने हूणों को इंडिया में इनवाइट किया, हूणों को बुलाया, और इस प्रकार से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो समाप्त हो गई थी। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।